और अब वक्त हुआ हमारे आज के हॉट इशू का, और हॉट इशू हमारा जो है वो तरामीम एहतजाज और जो आज से इस वक्त जारी है, जिसका हम आपको मुसलसल अपडेट भी कर रहे हैं, आप फुटेजेस भी देख रहे हैं। और अक्टूबर हुकूमत के लिए बहुत अहम है। क्यों है? हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। वो भी आज घर में महदूद हुए हुए हैं। हम भी बड़ी मुश्किल ऑफिस में पहुँचे, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया, लेकिन बैरिस्टर अकील साहब भी अपने घर में टेक्सला में हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अफसार साहब। क्या हालात हैं आपके घर के? क्योंकि आपका घर भी उसी रास्ते पे है जहाँ से सुना है तूफान आ रहा है या सुनामी आ रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे तो हालात नॉर्मल हैं ऑब्वियसली। कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक जरूर है क्योंकि मेरा घर बिल्कुल GT रोड, मेन GT रोड पे वाक़ है। फिलवक़्त तो खैर मैं अपने पॉलिटिकल सेक्रेटेरिएट में हूँ और वहीं से आपसे थ्रू स्काइप जो है राब्ता हो रहा है। लेकिन ज़ाहिरी बात है, जब आप इजाज़त नहीं लेंगे, जब आप धावा बोलने का कहेंगे, जब आप पड़ाव का कहेंगे कि हमने इस्लामाबाद आना है और डी चौक आना है और डी चौक में आके हमने धरना देना है, और जब आपके मुल्क के हालात ऐसे हों कि आपकी इंटरनेशनल डेलीगेशंस आई हों, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हों, फिर SCO हो रहा हो और वहाँ पे जितनी डिग्निटरीज हैं वो आएंगी, और उससे पहले जो है सऊदी डेलीगेशन ने भी आना है और चाइनीज प्रीमियर ने भी आना है, तो ये तमाम तर वो एक टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में कि पाकिस्तान बहुत कुछ अचीव कर रहा है। और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह आने वाले जो साल हैं या आने वाले जो माह हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जाहिर बात है, जब भी कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में आता है, खा वो 2014 हो या 2024 हो, तो एक सियासी जमात जो है वो इंतशार के नाम पे एहतजाज का लिबादा उड़ने की कोशिश करती है, और हमेशा की तरह वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को या इकोनॉमिक जो एंगेजमेंट है या इकोनॉमिक प्रोग्रेशन जो है उसको रोकने के लिए, उसके रास्ते में हाइल होने के तो लिए हद बेसिकली इम्कान कोशिश करती है कि पाकिस्तान किसी तरह इकोनॉमिकली प्रोग्रेस ना कर जाए, पाकिस्तान किसी तरह बेहतरी की तरफ ना जाए, पाकिस्तान किसी तरह अपने आप को तो बेसिकली वर्ल्ड स्टेज है उस पर मनवा ना ले। तो बेसिकली आपका कहना ये है कि टाइमिंग ठीक नहीं है इस एहतजाज की। अब टाइमिंग से मुझे ये याद आया कि आपके मुखालफिन जो हैं, PTI है और मौलाना फजल रहमान भी अब आपके मुखालफिन में से ही हैं आइनी तरमीम के इशू पे। वो कह रहे हैं कि आप लोगों की टाइमिंग आइनी तरमीम के हवाले से भी ठीक नहीं है, और जो आर्टिकल 63A का फैसला आया है उसकी टाइमिंग भी ठीक नहीं है। तो हमारी सारी लड़ाई टाइम है या असल इंसिडेंट्स पे है? देखिए, असल तो आपने बिल्कुल ये बात दुरुस्त कही कि उनको शायद टाइमिंग से एतराज हो सकता है। आर्टिकल 63A की बात करें तो उसका रिव्यू 2.5 साल से पेंडिंग था। कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल हालत जो है, जिस तरह फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको इन्विजिज किया था, वो वापस उस हालत पे उसकी उसकी बहाली हो चुकी है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि एक तो अगर गुनाह होना ही है, वोट देना है अपनी पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ या उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुनहरफ होकर आपने वोट देना या एब्सटेन करना है, तो ये ऑब्वियसली उसका खमियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। डिफेक्शन क्लॉज के तहत डिस्क्वालिफिकेशन होगी, लेकिन वोट तो कम से कम काउंट होगा। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे जाहिर बात है कि यही है कि आपको बाउंड या पाबंद नहीं किया जाता। बरतानिया के देख लें, अमरीका के देख लें, दीगर ममालिक के देखें जहाँ जमहूरियत पसंद जो एक निज़ाम है, ये जमहूरी निज़ाम है। जहाँ पे आपने बात की कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से, तो अफसार साहब अब मैं ये कल ही देख रहा था कि इनके एक पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि ये 25 या 23 के बाद ले जाएं आइनी तरमीम, तो फिर हम अपना एहतजाज कॉल ऑफ कर देंगे। पहले तो सवाल इनसे ये रखा जाए कि एहतजाज है किस लिए, किससे आज़ादी चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर किससे ये आज़ादी मांग रहे हैं, पाकिस्तान की कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जो हमने इस मौजूदा हुकूमत ने गलत क्या पॉलिसीज दी हैं, क्या इन्फ्लेशन रेट कम नहीं हुआ, क्या पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हुई, क्या शायद खुर्दनोश की चीजें उनमें खातिर नहीं, खा कमी नहीं, वो ठीक है, क्या ठीक है, इकोनॉमिकली, ठीक है। क्या लेकिन मेरा क्वेश्चन था, मेरा पाकिस्तान क्वेश्चन था जी इस इन आइनी तरमीम के हवाले से कि इनकी टाइमिंग पर एतराज़ है। आर्टिकल 63A की के फैसले की टाइमिंग पर एतराज़ है। मुझे ये बताएं कि आप लोग पहले भी तो ये तरमीम ला सकते थे या कुछ अरसे बाद भी ला सकते थे। इस पर आपके पास क्या जवाब है अपोजिशन के लिए? जी, मैं ये बिल्कुल यही आपसे गुजारिश करूंगा कि हम जब रिजर्व सीट्स का मामला था या माइनॉरिटी या खवातीन की सीट्स थी, जब हमारा हाउस कंप्लीट हो चुका था, फिर तो हम किसी भी टाइम ये लेके आ सकते थे। लेकिन हमने बेहतर समझा, क्योंकि मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस पूरे लीगल रिफॉर्म्स कमेटी को चेयर कर रहे थे
और लॉ मिनिस्टर साहब इसको लीड कर रहे थे। तो ये तमाम तर मसवदा, और मैं खुद मेंबर हूँ उस लॉ रिफॉर्म्स कमेटी का, और हमारी मीटिंग्स मार्च अप्रैल से शुरू हुई हैं। कुछ मीटिंग्स लाहौर होती थी, कुछ यहाँ पे होती थी, एंड ऑन एंड ऑफ, क्योंकि हमने अपना पहले होमवर्क कंप्लीट करना था। और आपको याद होगा मई के महीने में जब लेकिन आपने हाँ तो उस पे जी जी अदलिया को बताया था, और इसलिए नहीं बताया था हाँ मैं अदलिया को ऑन बोर्ड लेने यही का, मैं इसलिए उनसे मैं यही मुतल्लिक बात मीटिंग पूछना चाह रहा मसला। हूँ कि जी अभी 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 बिलावल भुट्टो साहब ने कल फरमाया है कि हुकूमत की गलती ये है कि तरमीम पे काम हुआ नहीं था, होमवर्क मुकम्मल था नहीं, और इजलास बुलाया नहीं, सियासी जमातों को एतमाद में लिया नहीं, और अदलिया के कान में जाके फूंक मार दी कि जी हम ये करने लगे हैं। उसके कुछ दिन बाद ही, 2-3 दिन बाद ही, वो रिज़र्व सीट का केस लग गया, जो कि पहले बाद में लगना था लेकिन जल्दी लगा लिया जस्टिस मंसूर शाह साहब ने, और फिर वो फ़ैसला दे दिया। तो आप नहीं समझते कि आपकी जो स्ट्रेटजी थी, हिकमत अमली थी, वो इंतहाई नाकिस थी? मैं नायल नहीं कहता, चलें नाकस तो थी ना, जिसका जिक्र बिलावल भुट्टो साहब ने भी कल किया है। देखिए अफसार साहब, आई टेक एन एक्सेप्शन टू बिलावल साहब स्टेटमेंट, और वजह उसकी ये है कि हमने इन गुड फेथ एंड गुड विल जो है, हमने एक अपनी साफ नीयत के साथ, हम उनके बिल्कुल, जब जेसीपी की मीटिंग हुई तो हमने उनको बताया, और हमने उनको कहा कि ये इस तरह हम आईनी तरमीम ला रहे हैं, लेकिन इन गुड फेथ, ना हमारा कोई अल्टीरियर मोटिव था। और मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइन बात है कि लॉ मिनिस्टर साहब ने उनसे अगर जिक्र किया, बिकॉज डायरेक्टली इफेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट को ही करेगा, और हमने अपनी अच्छी और साफ नीयत के साथ उनको ये बताया। अब उसका अगर कोई गलत मतलब ले ले या उसको हमारी कमजोरी समझ बैठे, तो जाहिर बात है कि ये बात बड़ी गलत होगी, और ये गलत गलत तासुर होगा। हम अभी भी आईनी तरमीम के लिए जो ब्रॉडर कंसेंसस है वो डेवलप कर रहे हैं, अपोजिशन के साथ भी, इत्तेहादियों के साथ भी, लीगल फ्रेटर्निटी के साथ भी, और कतई ऐसी कोई बात नहीं है। आईनी तरमीम आनी है, आईनी तरमीम बिल्कुल वक्त की जरूरत है, और आईनी तरमीम करना पार्लियामान का हक है। ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो मंडे और हमसे ट्यूसडे को, ये ठीक है, ये कोई भी बात मैं यहाँ तक आपसे मुत्तफिक हूँ कि ये आपका हक है, पार्लियामेंट का हक है। आपकी स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा नाकिस रही है। अब आपने पीर मंगल को इजलास भी बुलाया है, और अभी आप कह रहे हैं कि हम कुछ दिनों में कर लेंगे। तो पीर मंगल को इजलास क्यों बुलाया है अगर आप अभी भी आपकी तैयारी नहीं है और अभी तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड नहीं है? तो देखिए अफसार साहब, अभी तो कंफर्म नहीं है कि पीर और मंगल को इजलास होगा या पीर या मंगल को इजलास होना है। इसमें हतमी कोई बात नहीं हुई, और न ही कोई सर्कुलर जारी हुआ है, न ही कोई जो जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट है वो भी प्रेसिडेंट ने कॉल भी नहीं की। तो ये चैन गोइयां या अफवाहें तो जरूर हो सकती हैं, लेकिन जाहिर बात है जब हमारा होमवर्क कंप्लीट होगा, जब हम अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे, ये तमाम तर मसवदे अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों से आ जाएंगे जो अपने अपने मसवदों पे अब काम कर रहे हैं, और उनकी तरफ से जो सजेशंस आएंगी वो तमाम तर चीजें हम टेबल पे रखेंगे। उनका एक फिर वन डॉक्यूमेंट बनेगा, वो एक मसवदा होगा और फिर वो पेश होगा। ये कतई नहीं कहा जा सकता कि मंगल को होगा या सोमवार को होगा। दिस इज येट टू बी सीन। जब हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम कोई भी किसी किस्म की आईनी तरमीम को टेबल नहीं करेंगे, जब तक हम ब्रॉडर कंसेंसस रीच नहीं कर लेते, तमाम अपोजिशन भी और इत्तेहादियों के साथ भी। तो इसमें आपको, आपके ख्याल में आपको जेयूआई के साथ कामयाबी मिलेगी? आप वो आपके साथ ऑन बोर्ड आएंगे? देखिए मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जिन आईनी तरमीम या जिन नुकात पे हमारा एक कंसेंसस बिल्ड हो चुका है, हो सकता है कि हम उन नुकात को आगे लेके चलें, और बाकी जो आईनी तरमीम है जिन पे अगर कोई बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस हैं इत्तेहादियों की या अपोजिशन के कुछ लोगों की, बिकॉज हमारा जो एक मकसद है वो ये है कि ब्रॉडर कंसेंसस के साथ, कसरत राय के साथ, जिसपे किसी को एतराज ना हो हो सकता है मे बी इसको दो फेजेस में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अच्छा, एक आपसे आखिर में सियासी सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ये ज़रा आप ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ फरमाया है आज समा से बात करते हुए, एक सेंटेंस है, ज़रा वो सुन लें, फिर मैं उस पर आपका तबसरा लेना चाहता हूँ। वतन अजीज़ को इस शख्स से ख़तरा है, इसके साथ जो ग्रोह है उससे ख़तरा है। आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि वतन अजीज़ को इस शख्स यानी इमरान खान से ख़तरा है, और उसके साथ जो ग्रोह है उससे ख़तरा है। ये उसके साथ जो ग्रोह है, ख्वाजा साहब का इशारा किस तरफ है? क्या अभी तक कोई ग्रोह खान साहब को सपोर्ट कर रहा है जो मामलात संभलने आपसे संभाले नहीं जा रहे? हुकूमत में तो बड़ी ताकत होती है, रियासत में बड़ी ताकत होती है, लेकिन अभी तक मामला संभल नहीं पा रहे। तो कौन सा ग्रोह है वो, अभी तक उसको आप काबू क्यों नहीं कर पाए?
देखिए, एक गिरोह नहीं है अफसार साहब, और मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ ख्वाहिश साहब ने जो बात की, होल हार्टेडली मैं उसको सेकंड भी करता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये गिरोह मुख्तलिफ जगहों पे पाया जा रहा है, और ये गिरोह एक किसी कोई कह लें कोई ग्रुप नहीं है। ये बेसिकली इस कल्ट फॉलोइंग या लाइक माइंडेडनेस जो लोग हैं, जो जहनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं, जो किस किस जगह पे पाया जाता है, किस किस इदारे में पाया जाता है? देखिए, वो इदारे आपके सामने हैं। जिस तरह वो मुत्तफिक होके जो ग्रुपिंग हुई है, जो पॉलिटिशियंस इन रोब्स हैं, मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि जब आपको सियासत करनी है और आपको सियासतदान भी नहीं बनना या सियासतदान भी नहीं कहलवाना, और आप बड़े मनसब पे बैठे हों, तो जाहिर बात है वो ग्रोह है, उसकी भी बात की जा रही है। उसके अलावा दीगर जो ग्रोह हैं, खा वो इनकी जमात के लोग हों या उसके अलावा हों, खा वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो या दीगर जगहों पे हो या दीगर इदारों में हो, क्योंकि कुछ लोग तो पकड़े जा चुके हैं, कुछ लोग अभी पकड़ना उनका बाकी है, और जाहिर बात है द लॉ विल टेक इट्स कोर्स, और ये तमाम तर जो है ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम आपके लिए बेस्ट विशेस कहते हैं कि कुछ तो आपने पकड़ लिए कह रहे हैं, और कुछ पकड़े जाएंगे। वो कब तक और उस वक्त तक क्या मुल्क के अजीज़ के हालात यही रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हमारा आज का एडिटोरियल इस बात पर है कि काजी फैसल साहब पर तनकीद तो बहुत होती है बगैर उनके किसी कसूर के। कसूर तो उनका एक है जो मैंने बताया था कि वो बर्दाश्त बहुत कर जाते हैं अपने ऊपर तनकीद, किसी से इंतकाम नहीं लेते, लेकिन उनके फ़ैसलों की सब तारीफ़ कर रहे हैं, कहते कानूनी आईनी है। उनके मुखालिफिन भी कह चुके हैं अब ये आर्टिकल 63A का। अब एतराज़ क्या है टाइमिंग पे, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।